This is based on CBSE syllabus with reference to NCERT book. इसमें शुरू के 4 टॉपिक हम अपने पिछले 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम आखिरी के 2 टॉपिक पर आज इस अपने तीसरे वीडियो में, इस चैप्टर के तीसरे वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। शुरू के जो 4 टॉपिक हैं उनको अगर आपको देखना है और समझना है तो आप हमारे शुरू के 2 वीडियोस जो इस चैप्टर पर हैं उनको प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। योर कंसेप्ट इज़ गोइंग टू गेट क्लियर। तो जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया जो है वो आज की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या चल रहा है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब वो एनवायरनमेंट होता है जिस पे बिज़नेस, इंडस्ट्रीज़, काम कारोबार आपका रन होता है। तो वो एक जनरल एनवायरनमेंट है जिसमें हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, वो माहौल होता है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब वो सेक्टर्स होते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो कंपनीज़ होती हैं जिनमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। पब्लिक का पैसा नॉट इन टर्म्स ऑफ एज अ इंडिविजुअल इंडियंस, बल्कि हम कहते हैं गवर्नमेंट का पैसा। पब्लिक से ही गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट एक तरह से पब्लिक ही है। तो हम इन दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा होता है वो आपका पब्लिक सेक्टर होता है, जिसमें मेजर शेयर, उस कंपनी का मेजर शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। वो इंडस्ट्रीज़, वो ग्रुप्स, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ पब्लिक सेक्टर में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें इंडिविजुअल बिजनेसमैन लोगों का अपना खुद का पैसा लगा हुआ होता है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें इंडिविजुअल लोगों के पैसे से इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ को खोला जाता है और उसके लिए उसके फ़ायदे और उसके नुकसान दोनों के लिए ही एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल या जिन लोगों ने वो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाई है वो इंडिविजुअल्स जिम्मेदार होते हैं। कंपनी फ़ायदा कमाती है, फ़ायदा लेती है तो भी उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं, और अगर कंपनी नुकसान में जाती है तो उसके लिए भी वही लोग जिम्मेदार होते हैं। सेम इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पे पैरेलली पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज भी काम करती हैं और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है आपकी IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है ये आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है। इसी पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट में अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कंपनी है, लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर है क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल लोगों के पैसे लगे हुए हैं। देखिए इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो मोर और लेस सेम है, लेकिन दोनों जो हैं अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, हमारी फ़ोन लाइन, हमारी टेलीफोन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने वाले MTNL और BSNL ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और इसी के अगेंस्ट अगर मैं कहूँ जियो की फ़ोन सर्विस, रिलायंस की फ़ोन सर्विस, आपकी वोडाफोन की फ़ोन सर्विस, एयरटेल की फ़ोन सर्विस, ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम में दोनों हैं, मतलब दोनों प्रेजेंट हैं, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में 5 ईयर प्लान सिस्टम है। 5 ईयर प्लान और एनुअल बजट्स, यानी कि हम अपने इंडिया के एनुअल बजट्स डिक्लेयर करते हैं जो हर साल मार्च अप्रैल में पहले डिक्लेयर होता था, अब जनवरी फरवरी के आसपास डिक्लेयर होता है। इसके अलावा हम 5 ईयर प्लान्स भी बनाते हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, और एनुअल बजट्स ये हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक फीचर है। हमारा देश जब सन 1947 में आज़ाद हुआ था तो ये 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है ये हमने रशिया से लिया था। रशिया में भी उस समय पे 5 ईयर प्लान्स चलते थे, तो वहाँ से इस कंसेप्ट को हमने लिया। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि आने वाले 5 सालों में हमको ये ऑब्जेक्टिव्स, ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लिए टारगेट फिक्स करती है और उसी को फिर टुकड़े टुकड़ों में सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अपने एनुअल बजट्स को डिक्लेयर करती है ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम हासिल कर सकें।
हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया में। दूसरा है आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज़ का मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसीज़ का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, पैसे से रिलेटेड जो फैसले लिए जाते हैं वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में आता है। इकोनॉमिक इंडिसेस क्या होता है? इकोनॉमिक इंडिसेस वो चिन्ह होते हैं, वो डेटा होता है जिस डेटा से हमें अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पता चलता है, अपनी देश की, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पता चलता है। जैसे जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि आपकी जो हमारे इंडियंस हैं उनकी एवरेज एनुअल इनकम कितनी है। मैं एवरेज इनकम की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब एक आदमी एक साल में 5 लाख रुपए कमाता है, दूसरा आदमी 2 लाख रुपए कमाता है, तीसरा आदमी 1 लाख रुपए कमाता है, चौथा आदमी 3 लाख रुपए कमाता है। तो इन सब की टोटल वैल्यू करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। इसके अलावा जो आपका फिस्कल डिफिसिट जो आपके रेशियोज आते हैं वो भी हमारे इकोनॉमिक इंडेक्सेस का एक हिस्सा है। फिस्कल डिफिसिट मतलब हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस क्या होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब हमारी कंट्री ने कितना सामान इंपोर्ट किया, कितना सामान अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से खरीदा, और एक्सपोर्ट का मतलब हमने कितना सामान, अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ को बेचा, तो वो हो गया एक्सपोर्ट। जब हम अपने सामान को बाहर देशों में बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, जब हम बाहर देशों का सामान अपने देश के लिए खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिसेस में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। हमारे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब वो इंटरनेशनल करेंसी जो हमारी ग्लोबल बिजनेस एक्टिविटीज़ में काम आती है। हम जब सामान बेचते हैं या जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें उसमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब वो करेंसी जो हर देश को मान्य है। अगर मैं रुपए के रूप में पैसे को, रुपए के रूप में करेंसी को किसी कंट्री को अगर देता हूँ, चाइना को देता हूँ, तो चाइना वाला बोलेगा कि भाई हमारी कंट्री में रुपए नहीं चलता, हम रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ग्लोबली आज की तारीख में $1 एकमात्र एक ऐसी करेंसी है जिसको तकरीबन हर कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मोर और लेस मतलब होता है कि हमारी कंट्री के पास कितने डॉलर्स रिजर्व में रखे हुए हैं जो हम अपनी इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे फैक्टर्स हैं उसका, यानी कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसा है। बैंकिंग सिस्टम में प्राइवेट बैंक्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं। जैसा मैंने पहले आपको बोला कि हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, रोड साइड ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, सी रूट्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, एयर रूट्स हमारे किस तरीके के हैं, ये सब आपका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा हो जाता है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह का है, किस तरह से हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक टोटल ओवरऑल इन सम टोटलिटी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। यानी कि ये हमारी इकोनॉमी के, हमारे देश की इकोनॉमी के एक तरह से फीचर्स हो गए कि हमारी इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम 5 ईयर प्लान्स और एनुअल बजट्स करते हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमिक इंडिसेस होते हैं जिससे हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में आइडियाज़ लगता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हमारा क्या था, मतलब किस तरीके से हमारी इकोनॉमी काम कर रही थी। तो उस समय क्या था कि जब हम लोगों ने सन 1947 में 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो उस समय ज़्यादातर हम जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थे। यानी कि हमारे देश का मेजर पार्ट जो था वो एग्रीकल्चर में, उसकी जो ऑक्यूपेशन थी, उसका जो रोज़गार का साधन था वो एग्रीकल्चर था, खेती थी। और हमारा जो नेचर था, हमारा जो रहन सहन था, हमारा जो कल्चर था वो रूरल करेक्टर का था, क्योंकि हमारे यहाँ गांव बहुत ज़्यादा थे, शहर की जनसंख्या बहुत ही कम थी। तो हमारा जो करेक्टर, हमारा जो नेचर, हमारी जो सभ्यता थी वो रूरल थी। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड थे। उस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुई थी। तो जब हमको आज़ादी मिली तो उस समय हमने क्या पढ़ा कि हमने ये देखा कि हम एग्रीकल्चर बेस्ड थे और हमारी कंट्री का जो करेक्टर था वो आपका रूरल करेक्टर था।
हमारे यहाँ के 70% जो वर्कर्स थे वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। कहने का मतलब हमारी जो 70% ऑफ वर्किंग वर्कफोर्स थी, वो जो काम करते लोग हैं, वो 70% एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व थे। और हमारी टोटल जनसंख्या का 85% हिस्सा गाँवों में रहता था। हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत कम थी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हमारी चीज़ों को उत्पादन करने की क्षमता। क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी और देशों के मुकाबले हम बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही कमज़ोर थे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो आगे के पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर टेक्नोलॉजी। हमारे पास बहुत अच्छी मशीनरीज या इक्विपमेंट्स नहीं थे उस समय पे कंपैरेटिवली जो और कंट्रीज़ के पास थे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर रूल ब्रिटिश लोग कर रहे थे। ब्रिटिश लोगों ने कभी नहीं चाहा कि हम ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रिय हो जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम एजुकेटेड होते, जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी प्रिय होते, उतना ही ज़्यादा हम डेवलप करते। जितना हम डेवलप करते उतना ही ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होती हमारे ऊपर रूल करने में। तो उन्होंने हमको हमेशा बैकफुट पे रखा और हमको बैकवर्ड बना के रखा। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम बनी रही। आज़ादी के समय भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ ना के बराबर थी, टेलीफोन सर्विसेज ना के बराबर थे, सड़कें ना के बराबर थी, और हमारे पास जो और इंफ्रास्ट्रक्चर के मीडियम है, कम्युनिकेशंस हैं, ये सब कुछ जो था वो ना के बराबर था। सेलेक्टेड रीजन में कुछ डेवलप किया था, जो अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था, उतना ही था। बाकी पूरा इंडिया जो था वो आपका पूरा का पूरा रूरल एरियाज़ में बटा हुआ था। इसके अलावा इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम आई हुई थी वो थी कम्युनिकेबल डिसीज़ से हम लोग जूझ रहे थे। उस समय मलेरिया, कॉलरा, प्लेग, इस टाइप की बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैलती थी। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। गांव के गांव, इलाके के इलाके साफ़ हो जाते थे। साफ़ इन द सेंस कैजुअलिटीज़ हो जाती थी। एक को मलेरिया हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, पता चला पूरे गांव के लोगों को मलेरिया हो गया। कॉलरा होना शुरू हुआ तो पता चला 1 को हुआ, 2 को हुआ, 4 को हुआ। प्लेग जैसी बीमारी फैली तो 1 को नहीं, 2 को नहीं, पूरे के पूरे गाँव, पूरे के पूरे इलाके साफ़ हो जाते थे। कम्युनिकेबल डिसीजेज़ बहुत भयंकर तरीके से उस समय अपने पैर पसार रही थी, ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़, अनअवेयरनेस, और एजुकेशन नाम की कोई चीज़ उस समय नहीं थी। इसकी वजह से ये बहुत ही, इसका जो रेट था कम्युनिकेबल डिसीज़ का वो बहुत ज़्यादा था। प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी वो जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर टू पब्लिक सेक्टर एंड कंज्यूमर गुड्स टू प्राइवेट सेक्टर। हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उस समय कोई ऐसा था कि मेजर जो हमारा इंडस्ट्रियल पार्ट था, मेजर पार्ट ऑफ हमारी इंडस्ट्रीज़, मेजर पार्ट ऑफ हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को दी गई थी, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ को दी गई थी। प्राइवेट सेक्टर के पास सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाने का अधिकार था। आपको साबुन बनाना है, आपको तेल बनाना है, आपको रोज़मर्रा की ज़रूरतों का काम पूरा करना है, तो वो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी। बाकी मेजर पार्ट जो बड़ी आपका स्टील है, आयरन है, सीमेंट है, ये सारी चीज़ें जो थी वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के पास थी, यानी कि गवर्नमेंट ओन कंपनी के पास थी। ये इकोनॉमिक कंडीशंस, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस था। उसके बाद 1991 में पहला इकोनॉमिक सबसे अच्छा रिफॉर्म आया। उसके पीछे भी कुछ रीजन से। in 1991 economy faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit, rising trend of prices, heavy debt, low GNP growth, soaring inflation, shrinkage of foreign trade, fall of foreign exchange reserve, international credit reputation down, etc blah blah blah। कहने का मतलब ये है कि 1947 में आज़ादी लेने के बाद, जब हमको आज़ादी मिली, उसके बाद हमारी जनसंख्या अच्छी खासी थी, देश बहुत बड़ा था, सबका सब एग्रीकल्चर बेस्ड था, एजुकेशन ना के बराबर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था। हमको दूसरे कंट्रीज़ के बराबरी तक पहुंचने के लिए अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार को बहुत तेज़ करना था। तो वो हम कैसे कर पाते? हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल नहीं थे। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से, इंटरनेशनल बॉडीज से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना शुरू किया, उधार लेना शुरू किया, ताकि हम तरक्की कर सकें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, अपना
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपने यहाँ की जो जो कमियाँ उनको पूरा कर सकें, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकें, अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा तेज़ी से फ्रीक्वेंटली बढ़ा सकें। जो इंडस्ट्रीज़ एक सर्टेन रीजन में थी वो इंडस्ट्रीज़ वो फैक्ट्रीज़ को जगह जगह खोल सकें, वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। इस सब के लिए हमने बहुत ज़्यादा मार्केट से लोन उठा लिया। जब मैं मार्केट की बात कहता हूँ तो हमने इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया। इतना ज़्यादा हम लोगों ने पैसा उठा लिया था कि हमारी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी। पूरा सिस्टम जो था वो इम्बैलेंस हो गया। कैसे हुआ इम्बैलेंस? कि सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया। कहने का मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बचा ही नहीं। ये स्टेज तक बीच में आ गई थी कि हमको अपना गोल्ड, अपना सोना दूसरी कंट्रीज़ में सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ा। बाहर से सामान लेने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था, हमारे पास डॉलर्स नहीं बचे थे, सब खर्च हो गए थे। तो हम लोगों को अपना गोल्ड रिजर्व, अपना सोना भी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से हम पैसा मांग रहे थे वहाँ पे उन्होंने देना मना कर दिया। हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी। उस क्रेडिबिलिटी के अगेंस्ट में उन्होंने हमसे गोल्ड मांगा, सोना मांगा। हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा पैसा लेने के लिए। हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स तकरीबन ना के बराबर हो चुके थे। एक्सपोर्ट्स में बहुत कमी आ चुकी थी और हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। हैवी डेप्ट हो गया था। हमारी जो जीएनपी थी, ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्शन था, वो कम हो गया था, उसका रेट कम हो गया था। इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। फॉरेन ट्रेड बहुत ही कम हो चुका था। इसलिए कम हो चुका था कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रेपुटेशन गिर चुकी थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तकरीबन ख़त्म था। इंटरनेशनल क्रेडिट रेपुटेशन जो थी वो हम ऑलरेडी खो चुके थे। यही कारण था कि हमको पैसा लेने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वेर डी लाइसेंस। फिर क्या हुआ कि नई इंडस्ट्री पॉलिसी आई। गवर्नमेंट को फिर इन सब चीज़ों से उभरने के लिए, इन सब चीज़ों से बाहर अपने आप को लाने के लिए, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने आप को बाहर लाने के लिए एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बनाई गई। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे श्री मनमोहन सिंह जी, वो उस समय 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये जो नई आपकी जो 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए ये बनाई थी। इसमें क्या था कि 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वेर डी लाइसेंस एक्सेप्ट 18 स्टडीज की इम्पोर्टेंस। इस समय क्या किया गया कि हमारा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो कोर इंडस्ट्रीज़ थी, हैवी कोर इंडस्ट्रीज़ जो थी, वो सब की सब पब्लिक सेक्टर में थी, गवर्नमेंट ओन थी। तो वो धीरे धीरे उनको हम लोगों ने डी लाइसेंस किया। हमने वहाँ से अपना पैसा, गवर्नमेंट ने अपना पैसा हटाना शुरू किया। और पहले क्या था कि इंडस्ट्रीज़ कंपनीज खोलते समय हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, तो वो लाइसेंस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। सिर्फ 18 स्ट्रेटेजिक जो कंपनीज़ हैं, जो स्ट्रेटेजिक मतलब वो जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंस जो रखती थी, सिर्फ वो इंडस्ट्रीज़, वो सेगमेंट को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को अपने पास रखा। रिमेनिंग जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ थी उनको डी लाइसेंस कर दिया, यानी कि उनको फ्री कर दिया। एबोलिशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मर्जर। पहले हमें क्या, अगर एक कंपनी को बड़ा करना था, अपने एक्सपेंशंस करने थे, हम यूपी में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, वेस्ट बंगाल में एक नई फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था। हम कपड़े का बिज़नेस करते हैं, कपड़े के बिज़नेस से हम एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें गवर्नमेंट के 10 तरह के अप्रूवल्स चाहिए थे। हम कोई एक काम करते हैं और हमारे बगल में एक दूसरी इंडस्ट्री काम करती है, हम दोनों आपस में मिल के एक काम करना चाहते हैं, मर्जर करना चाहते हैं, दो कंपनियां आपस में मिल के काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से बहुत से अप्रूवल्स की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे अप्रूवल्स जो थे वो हटा दिए, यानी कि अब कंपनीज बहुत आराम से अपने आप को एक्सपेंड कर सकती थी, एक्सपेंशन कर सकती थी, यानी कि अपने एक यूनिट को यहाँ और एक यूनिट को दूसरी जगह खोल सकती थी और डाइवर्सिफिकेशन कर सकती थी। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में आसानी से एंट्री ले सकती थी, मर्जर कर सकती थी। 2 कंपनी 3 कंपनीज आपस में मर्ज होकर एक कंपनी फॉर्म करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ला सकती थी। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अगेंस्ट धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइज करने का मतलब जितना पैसा वो उसको इंडस्ट्री में लगाती थी उसको धीरे धीरे
कम करना शुरू कर दिया अपने शेयर को। जैसे किसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 90% शेयर है, तो उस शेयर में से वो 10%, 15%, 20% ओपन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, अपने शेयर को कम कर देती थी। 90% से 70% कर दिया, 70% से 60% कर दिया। ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट को उसने प्रमोट किया और पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे प्राइवेटाइज की तरफ लेती चली गई। फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इंक्रीज टू 51%। कहने का मतलब ये है कि पहले जब कोई भी बाहर की कंपनी आती थी, हमारे देश में काम करना चाहती थी, तो उसको हम कभी भी मालिक का अधिकार नहीं देते थे। मालिक का अधिकार होने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी कंपनी की, जिस कंपनी के पास 51% शेयर या 51% से ऊपर के शेयर होते हैं, वो उस कंपनी का मालिक होता है। तो हम इसकी इजाज़त नहीं देते थे। वो इजाज़त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमने देनी शुरू कर दी। 51% तक आप एक बाहर की कंपनी हमारे देश में 51% तक किसी भी सेगमेंट, किसी भी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती थी। इसके अलावा हमने अपने रुपए को डीवैल्यू किया। डीवैल्यू का मतलब हमने उसकी वैल्यू को कम किया। डीवैल्यू का मतलब अपने रुपए को कम करना। रुपए को कम करने का क्या मतलब हुआ कि हमने उसकी वैल्यू को गिराना पड़ा हमको, या आप कह सकते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते हमारे रुपए की कीमत गिर गई। रुपए की कीमत गिरने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एक इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए अगर मुझे आज तक मैं 100 रुपये देता था, अब वो हमने उस रुपए को डीवैल्यू कर दिया, डीवैल्यूएशन हो गया। तो मुमकिन है उसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए उसी रेट पर हमें रुपए के लिए 100 रुपये की जगह 110 रुपये देने पड़ते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो एक्सपोर्ट्स हमारे इम्प्रूव हो गए और जो इंपोर्ट्स थे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए। इंपोर्ट्स क्यों कंट्रोल हुए? क्योंकि इंपोर्ट्स में हम सामान खरीदते हैं। सामान खरीदने के लिए हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मार्केट को पैसा देना पड़ता है। जहाँ पर हम कोई सामान मंगा रहे हैं और उसके लिए 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, हमने रुपये डीवैल्यू किया। हमारा जो एग्रीमेंट था वो डॉलर पे था कि इतने डॉलर का सामान हमको चाहिए, यानी कि हम आपसे लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, $100 का सामान लेंगे। अब $100 के लिए मान लीजिए कल तक आपको 1000 रुपये पे करने थे, अब आपकी वैल्यू डीवैल्यू हो गई, आपकी जो करेंसी थी वो डीवैल्यू हो गई, रुपये डीवैल्यूएशन हो गया उसका, तो 1000 रुपये की जगह अब आपको 1200 रुपये पे करने पड़ रहे थे। तो आपके इंपोर्ट्स काफ़ी हद तक कम हो गए और कंट्रोल हो गए। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए इसके अगेंस्ट में, यानी कि जो हम अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ को बेच रहे थे $100 में, यानी कि उसके अगेंस्ट में हमको 1000 रुपये मिल रहे थे, $100 की जो एक्सचेंज वैल्यू थी, अब उसमें हमको 1200 रुपये मिलने लगे। यानी कि जब हम सामान बेचते थे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलने लगा और जब हम सामान खरीदते तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ा। तो जब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो इंपोर्ट कंट्रोल्स होंगे और ज़्यादा पैसा जब हमको मिलेगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स में प्रमोशन होगा, यानी कि पैसे की इनकमिंग ज़्यादा होगी, आउटगोइंग कम होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव होंगी। इंपोर्ट कंट्रोल हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन होने लगा। अगला ही पॉइंट लिखा है, ब्रिंग बैक अवर गोल्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड जापान। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हम लोगों ने जिस तरीके से रिफॉर्म किए, तो धीरे धीरे करके जो हमने इंग्लैंड और जापान के बैंकों में उनकी गवर्नमेंट को जो अपना सोना गिरवी रखा था, उनसे उधार लेते हुए जब उन्होंने हमसे मांगा था, वो सारा का सारा सोना धीरे धीरे करके इंग्लैंड और जापान से हमने वापस लिया। और इसके साथ साथ क्योंकि हमने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को खोल दिया था, तो हमें बाहर से FDIs आने लगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा और टेक्नोलॉजी आने लगी। ये हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 के रिफॉर्म्स की वजह से हुआ। इसी समय में कुछ शब्द हुआ है जी 1991 की जो आपकी 1991 की जो आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने क्या किया, उस पॉलिसी का जो कोर कंसेप्ट था वो ये 3 चीज़ें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों शब्दों को बहुत ही शॉर्ट में और ब्रॉड वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लिबरलाइजेशन मतलब होता है लिबरल करना। लिबरल करना मतलब काफ़ी हद तक आपको छूट प्रदान करना। तो हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लिया था। पहले क्या था, लाइसेंसिंग सिस्टम था। किसी भी एक कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी एक कंपनी को खोलने के लिए, किसी भी एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते थे और उसमें कोटा राज सिस्टम था। वो सारी चीज़ें हमने हटाई, परमिट, लाइसेंसेस, कोटाज, ये सब हटाए और हमने कहा
अब हम लिबरल हो गए। अब आप आइए, आराम से आइए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेट कीजिए, हमारे कुछ नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए, और उनको फॉलो करते हुए उन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर में कोई भी बाहर का इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आ सकता था, इंडस्ट्री खोल सकता था, फैक्ट्रीज खोल सकता था। और यही कारण था 1991 के बाद बहुत सारी MNCs कंपनीज हमारी इंडिया में आई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और बहुत सक्सेसफुली आज भी वो इंडिया में अपनी मार्केट को रन कर रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा हमने लिबरल कर दिया या एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। आराम से आइए, जनरल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अब चीज़ें सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रही, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आराम से आइए, रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन में दूसरा ऐसे एस्पेक्ट क्या हुआ? आराम से काम कर लीजिए, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड हो गया, आराम से आदमी इधर से उधर जा सकता था। आदमी के प्रोडक्ट्स, हम अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाने लगे। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के जो आपके रूट थे वो क्लियर कर दिए गए, उसमें भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थी काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल कर दिया गया। इसके अलावा हमने प्राइवेट सेक्टर को ये लिबर्टी दी कि आप अपने प्राइजेस खुद फिक्स कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालिए, उसमें एक अप्रोप्रिएट एक लिमिट तक एक मार्जिन ऐड कीजिए, और फिर उसका सेलिंग प्राइस आप अपने हिसाब से उसमें यूज़ कर सकते हैं इन रिगार्ड्स टू इन अ लिमिटेड कंडीशंस। हमने जो अपने टैक्स स्ट्रक्चर था उसको काफ़ी लिबरल बनाया, टैक्सेस को कम किया ताकि इंडस्ट्रीज़ को उसका बेनिफिट मिले। इसके अलावा हमने क्या किया कि ऐसा सिस्टम क्रिएट किया ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स इजीली हो सकें। पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको लिबरल किया, जहां 10 फॉर्म बनने पड़ते थे उसकी जगह 1 फॉर्म 2 फॉर्म में ही जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी होने लगी। तो ये क्या हुआ? लिबरलाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमने चीज़ों को, हमने इंडस्ट्री को, हमने इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करने की शुरुआत की। यानी कि जो सरकार पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को चलाने में लगाती थी, जो उसका शेयर था वो शेयर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक इंडस्ट्री में, मान लीजिए BSNL है, MTNL है, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है, IOCL है, पेट्रोलियम कंपनी है, आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन इंडस्ट्रीज़ में कहीं पे गवर्नमेंट का 95% शेयर है, कहीं पे गवर्नमेंट का 80% शेयर है, कहीं पे 90% शेयर है। तो ये शेयर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम करना शुरू कर दिया। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 95% शेयर था उसको रिड्यूस करके 70% कर दिया। 25% रिमेनिंग जो शेयर था वो ओपन मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो हमने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, पब्लिक सेक्टर कंपनी से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए, उनको प्राइवेटाइज कर दिया। सिर्फ जो कोर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कंपनीज थी, सेगमेंट था, सिर्फ उसको रोककर बाकी तकरीबन सभी पब्लिक सेक्टर कंपनी से गवर्नमेंट ने अपना शेयर कम से कम रख लिया। रिसेंटली अभी आपने सुना होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, उसने भी वहाँ से भी अपना शेयर रिड्यूस किया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक तीसरी टर्मिनोलॉजी थी 1991 के, कि हम ग्लोबल हो गए। ग्लोबल होने का मतलब क्या हुआ कि हम इंटरनेशनल मार्केट में सामने अवेलेबल हो गए। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब हमने अपनी बाउंड्री वॉल, अपने देश की जो बाउंड्री थी उसको खोल दिया। फ्री मूवमेंट ऑफ बिजनेस हो गया। हम बहुत आसानी से दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते थे, दूसरी कंट्री के लोग बहुत आसानी से हमारे यहाँ आके बिजनेस कर सकते थे। इससे क्या हुआ कि हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमको रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है आपको ताकि आपकी अच्छी सड़कें हों, अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, तभी सामने बाहर की कंट्रीज़ आपके यहाँ एक इन्वेस्टमेंट करके एक इंडस्ट्री डालेंगे। आपके यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करते हुए हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े। ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैंने बोला कि हम ग्लोबल हो गए। ग्लोबल का मतलब हम भी बाहर जा सकते थे, दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते थे, अपने कमर्शियल यूनिट सेट कर सकते थे, और बाहर वाले भी हमारे यहाँ आसानी से
आ सकते थे। इसमें क्या हुआ कि हमने इंपोर्ट्स को खुला कर दिया, इंपोर्ट्स खुल जाती हैं, आप आराम से जितना सामान चाहें उतना मंगवा लीजिए, जितना आप एक्सपोर्ट करना चाहें उतना कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, आना जाना एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस बहुत ईजीली और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं रह गए। तो ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, ये 1991 के रिफॉर्मेशन के बाद जो हमारे ये 3 कोर चीज़ें हमारी इकोनॉमी में आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, हमने अपनी इकोनॉमी को सेटल करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए ये जो पॉलिसीज़ बनाई, इसका बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या असर पड़ा, ये भी सोचने और समझने की बात है। इतना सब हमने मेहनत की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी मेहनत की, ये सारे रिफॉर्म्स किए, तो इसका क्या असर आया। इसमें सबसे पहला असर आया इंक्रीजिंग इन कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन आ गया। कंपटीशन आ गया मतलब जैसे पहले किसी एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक कंपनी बनाती थी या 2 कंपनी बनाती थी, मार्केट ग्लोबल होने की वजह से वहाँ पे 10 कंपनीज आ गई, 8 कंपनी बाहर से आ गई, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज कस्टमर को मिलता है, यानी कि एक आम जनता, आम पब्लिक को उस कंपटीशन का फ़ायदा होता है। और जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, यानी कि सिर्फ एक आधी कंपनी काम कर रही होती है, तो उसका फ़ायदा एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता, क्योंकि वो कंपनी फ्री होती है अपने प्राइजेस डिसाइड करने के लिए। लेकिन जब कंपटीशन बहुत टाइट होता है तो हर आदमी के बीच में, हर इंडस्ट्री के बीच में एक तरह का वॉर होता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा लॉन्च करना है। तो एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है, रेट भी अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, सब चीज़ें बेस्ट मिलती हैं। तो इंक्रीज़ इन कंपटीशन हो गया इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, यानी कि ओवरऑल एज अ इंडियन, एज अ इंडिविजुअल हमको फ़ायदा होने लगा। हमको चीज़ों में वेराइटी मिल गई, हमारी चॉइसेस बढ़ गई, चॉइसेस के साथ साथ हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने लगा और साथ ही साथ एक अच्छे रेट पे, कॉम्पिटिटिव रेट पे मिलने लगा। मोर डिमांडिंग कस्टमर, इसकी वजह से क्या हुआ, जो कस्टमर्स आप और हम जैसे लोग थे वो और डिमांडिंग हो गए, हमें और अच्छा चाहिए था। किसी भी एक चीज़ में अगर 4 तरह के फीचर हैं, इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हमें उसमें 4 की जगह 8 फीचर्स चाहिए थे, फिर 8 के बाद हमको उसमें 10 फीचर्स चाहिए थे। अगर एक साबुन है वो सिर्फ आपको साफ़ करता है, तो अब हमें उसमें खुशबू भी चाहिए थी, खुशबू के साथ साथ फिर हमें उसमें एक अच्छा कलर, फ्लोरेसेंट कलर भी चाहिए था। कल तक हम टीवी देखते थे तो वो टीवी में बहुत बड़ा एंटीना लगता था। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी आई, ये हुआ, एंटीने छोटे हो गए, धीरे धीरे एंटीने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले जो बटन वाले चैनल सिस्टम थे वो रिमोट कंट्रोल हो गए। तो ये क्या हुआ, कस्टमर डिमांडिंग होता गया और कस्टमर के हिसाब से कंपटीशन बढ़ता गया, और कंपटीशन बढ़ने से हमारी ओवरऑल जो इंडिविजुअल को फ़ायदा था वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने लगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उसमें बिज़नेस और इंडस्ट्री में ये इम्पैक्ट आया कि जो कस्टमर्स थे वो डिमांडिंग हो गए, जिसकी वजह से बिज़नेस और इंडस्ट्री को ना चाहते हुए भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ा, और ज़्यादा क्वालिटी देनी पड़ी, और ज़्यादा फीचर्स देने पड़े, और मार्केट में एक अच्छी स्टैंडिंग बनाने का अपने आप को मौका मिला। रैपिड चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसा मैंने आपको अभी बोला, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को अपने आप को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ा टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। इन दोनों पॉइंट को अगर आप ऊपर नीचे करके देखिए तो इंटर रिलेटेड है। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, एक ऐसा माहौल हो गया कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होने लगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो था वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने लगा। कस्टमर क्यों डिमांडिंग होने लगा? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आ चुका था, राइट। तो रैपिड चेंजिंग इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड करना पड़ा। नेसेसिटी फॉर चेंज बहुत ज़रूरी था। अगर आपको मार्केट में स्टेबल रहना है, आपको मार्केट में लॉन्ग रन के लिए दौड़ना है, लॉन्ग रन के लिए चलना है, अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बना के रखनी है, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से, एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को मीन्स इंडस्ट्री को, कंपनीज़ को, कमर्शियल यूनिट्स को अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, जब मार्केट में कंपटीशन आया, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, नेसेसिटी फॉर चेंज हुआ, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर, जो लोग काम करने वाले थे, उनको भी डेवलप करना पड़ा।
उनको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना था, उनको ज़्यादा टेक्निकली साउंड करना था, उनको प्रोफेशनल्स बनाना था, यानी कि अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना ट्रेनिंग सिस्टम को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि अब हमें नॉर्मल वर्क फोर्स से हमारा काम नहीं चलने वाला था। वी नीड द प्रोफेशनल्स पीपल, द प्रोफेशनल हाईली एजुकेटेड लोग हमें चाहिए थे, जो आती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर सकें और उस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, उस बिजनेस इन्वायरमेंट में कंपनी को एक लंबे समय के लिए आगे रन कर सकें। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो इंसानी वर्क फोर्स है, इंसान की जो वर्क फोर्स है, लोग जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हमको डेवलप करना पड़ा, उनको और स्किल्ड बनाना पड़ा, उनको और टैलेंटेड करना पड़ा, उनको और ज़्यादा एजुकेटेड होना पड़ा। तो ये इम्पैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी का आया जब हमने इंडस्ट्री और उसके सेगमेंट्स पे ये चीज़ें इम्पैक्ट होती हुई देखी। मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कंपटीशन आया, कस्टमर की डिमांड बढ़ी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रैपिड चेंज आए, नेसेसिटी फॉर चेंज नज़र आई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट बदल चुका था। मार्केट में मेजर बदलाव क्या आया था? सबसे बड़ा बदलाव जो आया था वो आया था द मार्केट हैज़ बिकम नाउ कस्टमर बेस्ड। पहले मार्केट प्रोडक्ट बेस हुआ करती थी, यानी कि जो प्रोडक्ट मार्केट में है आपके पास चॉइस नहीं है, आपको वही प्रोडक्ट लेके घर जाना है और उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा, लोगों की डिमांड बढ़ी, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ी, आपकी हमारी एज ए इंडिविजुअल, तो मार्केट को ओरिएंटेशन हो गई, यानी कि मार्केट पलट गई। अब इंडस्ट्रीज़ वो नहीं बनाती थी जो वो बना सकती थी, बल्कि अब इंडस्ट्रीज़ को मजबूरी थी कि मार्केट में अगर स्टेबल होना है, मार्केट में सस्टेन करना है, तो आपको वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर की डिमांड है। पहले क्या था कि कस्टमर कॉम्प्रोमाइज़ करता था कि जो है उसको ले जाओ। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि अब कस्टमर की डिमांड चलती थी। ये इसी का नतीजा है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलने लगी और उस डेवलपमेंट की वजह से हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। क्यों? मार्केट ओरिएंटेशन हो चुका था। जो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट थी अब वो कस्टमर बेस्ड मार्केट हो गई थी। अब कंपनीज कस्टमर के टेस्ट, कस्टमर के फैशन, कस्टमर के रिक्वायरमेंट, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर रही थी और उसी तरह के प्रोडक्ट मार्केट में ला रही थी। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरीके से डेवलप हुई कि उसमें हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर को, जैसा हम पहले कह रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया, उसमें से अपना शेयर कम कर दिया। यानी कि जो बजट का हिस्सा, जो एनुअल बजट्स का हिस्सा जितना पब्लिक सेक्टर को शेयर दिया जाता था, उसमें धीरे धीरे कमी लानी शुरू कर दी। यानी कि एक पब्लिक सेक्टर में मान लीजिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, तो वो धीरे धीरे करके 80 लाख कर दिया, 80,000 करोड़ कर दिया, फिर 60,000 करोड़ कर दिया, फिर 50,000 करोड़ कर दिया। ऐसे धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में बजटरी जो सपोर्ट था वो कम करते चले गए। तो इसका ये मतलब नहीं था कि उन कंपनीज़ को बंद करना है या उन कंपनीज से अपना हाथ की उस हिस्से को अब वो प्राइवेट सेक्टर कवर करता था। क्यों? क्योंकि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर चुके थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट कर चुकी थी, प्राइवेटाइज कर चुकी थी। सो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि हमने पब्लिक सेक्टर को बजटरी सपोर्ट करना कम कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में ये चेंज आया। गवर्नमेंट की रिफॉर्म वाली जो आपकी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। तो ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट का। अगर ये चैप्टर ओवरऑल आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उनको प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस। योर कमेंट्स आर फॉरमोस्ट वेलकम, क्योंकि ये हमको एक फीडबैक देते हैं जिससे हम अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, बाय।